आज के इस वीडियो में हम हिंदी कविता की विकास यात्रा को पढ़ने जा रहे हैं। कविता से तो आप सब परिचित हैं, बहुत सी कविताएं आपने सुनी भी होंगी, बहुत सी कविताएं आपने गाई भी होंगी, बहुत सी कविताएं आपने पढ़ी भी होंगी। तो ये कविता जो है ये कहाँ से प्रारंभ हुई, हिंदी साहित्य में कविता का क्या स्थान है, इसका विकास क्रम क्या है, आज हम इस वीडियो में इसी को पढ़ने और समझने जा रहे हैं। इस विषय पर आप परियोजना भी बना सकते हैं, अपना प्रोजेक्ट वर्क भी बना सकते हैं और इस विषय को समझकर आप अपने ज्ञान को भी बढ़ा सकते हैं। तो हिंदी साहित्य में लिखना, सबसे पहले लेखन का आरंभ कब हुआ? हिंदी साहित्य के आरंभ को लेकर विद्वानों में मतभेद है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्प नामक कवि को हिंदी का पहला कवि बताया है। इस प्रकार उन्होंने 7वीं शताब्दी में हिंदी साहित्य का प्रारंभ स्वीकार किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत अधिक स्वीकार्य है। वे लिखते हैं, प्राकृत की अंतिम अवस्था भ्रंश से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। तो अलग अलग विद्वानों के हिंदी साहित्य लेखन के आरंभ के संदर्भ में अलग अलग विचार हैं, लेकिन हमें रामचंद्र शुक्ल जी का विचार ज़्यादा पसंद आ रहा है, ज़्यादा स्वीकार्य है। उन्होंने सही लिखा है कि जब अपभ्रंश से ही हिंदी साहित्य का शुरुआत जो है हम मानते हैं। मुंज और भोज ने ही तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में पाया जाता है। इससे स्पष्ट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ संवत 1050 मतलब 1000 ईस्वी से माना है। तो बच्चों, जब अपभ्रंश का समय समाप्त हुआ, हिंदी भाषा का उदय हुआ, खड़ी बोली प्रारंभ हुई, तभी से हिंदी साहित्य में कविता का प्रारंभ हो गया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है कि हिंदी साहित्य का आरंभ 1000 ईस्वी से माना जाना चाहिए। डॉक्टर गणपति गुप्त का कथन तर्क सम्मत प्रतीत होता है कि हिंदी को अपभ्रंश से पृथक मानना होगा। उन्होंने शालिभद्रशूर द्वारा रचित बाहुबली रास को हिंदी की प्रथम रचना माना है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी कविता के विकास को 11 चरणों में विभाजित किया है। पहला है चारण काल, दूसरा है 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसीदास के परवर्ती कवि, 18वीं शताब्दी, कंपनी शासन में हिंदुस्तान, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो विकास को अलग अलग चरणों में जॉर्ज ग्रियर्सन ने बांटा है। अधिकांश विद्वान 1000 ईस्वी से ही हिंदी साहित्य का आरंभ स्वीकार करते हैं। हिंदी साहित्य का आरंभ काव्य रचना से होता है, अतः यहीं से हिंदी कविता की विकास यात्रा भी प्रारंभ होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी कविता के विकास के 4 चरण बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं बेटा? आदिकाल या वीरगाथा काल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीति काल, चौथा आधुनिक काल। तो इस तरह से काल क्रम के अनुसार कविता के विकास को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला काल जो है वो है आदिकाल, और आदिकाल को हम वीरगाथा काल भी कहते हैं। संवत 1050 से 1375 तक इसका समय माना गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल का नामकरण वीरगाथा काल किया है। शुक्ल जी ने निम्नलिखित 12 रचनाओं के आधार पर इस काल का नाम वीरगाथा काल किया है, क्योंकि इस समय भारतवर्ष के राजा जो थे वो आपस में युद्ध करते रहते थे और छोटे छोटे भागों में भारतवर्ष के राज्य बटे हुए थे। राजाओं के दरबार में उनकी प्रशंसा, उनके उत्साह को बढ़ाने के लिए चारण या भाट होते थे, जो उनकी प्रशंसा में गीत, उनकी वीरता के गीत पढ़ा करते थे और उन्हें युद्ध के लिए तैयार किया करते थे। तो इसी कारण वीरताओं की गाथाओं के कारण इस काल का नाम वीरगाथा काल रखा गया। प्रमुख ग्रंथ हैं विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्ति लता, कीर्ति पताका। उपर्युक्त चारों रचनाएं अपभ्रंश में लिखी गई हैं। ये 8 रचनाएं देशी भाषा काव्य की हैं। खुमान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जय मयंक जस चंद्रिका, जय चंद्र प्रकाश, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ, विद्या की पदावली। रासो ग्रंथों में वीर गाथाएं हैं, अतः शुक्ल जी का नामकरण वीर गाथा काल बिल्कुल सही प्रतीत होता है। उस समय परिस्थितियां कैसी थीं? राजनीतिक दृष्टि से यह युग भारतीय इतिहास का पतन और विघटन का युद्ध था।
सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात देश छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया था। विदेशी आक्रमण जारी थे, देशी राजा आपस में लड़ते रहते थे। मोहम्मद गजनवी ने 16 बार आक्रमण किए, फिर मोहम्मद गोरी का आगमन हुआ। पृथ्वीराज चौहान की का वध कर दिया गया और मुसलमानों के साम्राज्य की स्थापना हुई। इस काल में धर्म के नाम पर अनाचार और आडंबर थे। बौद्ध धर्म कई शाखाओं में बट गया था, हीनयान, महायान, वज्रयान, मंत्रयान, सहजयान आदि में। उन दिनों सिद्धनाथ, शैव, शाक्त, वैष्णव आदि संप्रदाय सक्रिय हो गए थे और समाज में तरह तरह की बुराइयां, बाल विवाह, सती प्रथा प्रचलित हो गई थी। इस काल की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? एक तो वीरों की गाथाओं का गुणगान करना। जितनी भी रचनाएं, जितनी भी कविताएं लिखी गई, सब में वीरों की गाथाओं का ही गुणगान किया गया। दूसरा, युद्धों का सजीव चित्रण। उस समय युद्ध बहुत होते थे और अपनी रचनाओं में कवियों ने युद्धों का बहुत सुंदर चित्रण किया है। तीसरा, श्रृंगार रस का वर्णन भी इस काल की एक विशेषता है। युद्ध के मूल में कोई ना कोई सुंदर स्त्री ही होती थी और उसकी प्राप्ति करना ही युद्ध का उद्देश्य होता था, इसलिए श्रृंगार रस का वर्णन भी इस काल की एक विशेषता है। चौथा, आश्रयदाता राजाओं का गुणगान। जिस आश्रयदाता, जिस राजा के दरबार में कवि रहते थे, उसी राजा से उन्हें धन की प्राप्ति होती थी, उसी की प्रशंसा में वो राजा का गुणगान करते रहते थे। इस समय की कविता जो थी जनजीवन से दूर थी और अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन भी मिलता है। अतिशयोक्ति मतलब वीरता को बहुत बढ़ा चढ़ा कर लिखा जाता था। भाषा शैली में 4 भाषाओं में रचनाएं मिलती हैं, अपभ्रंश, डिंगल, मैथिली और खड़ी बोली में। इस काल के प्रसिद्ध कवि जो थे वो थे अमीर खुसरो और विद्यापति। इन्हीं की रचनाएं जो हैं वो उस समय में मिलती हैं। तो इस तरह से पहला काल हिंदी साहित्य के विकास का, हिंदी कविता के विकास का जो पहला काल था वो वीर गाथा काल या आदि काल था, जिसमें वीरता से संबंधित ही सारे ग्रंथ और कविताएं लिखी गईं। समाज में जो है उस समय बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होने लगे, बहुत ज़्यादा मारपीट आपस में होने लगी, ढोंग और आडंबर बहुत ज़्यादा फैल गए और उसी समय फिर भक्ति काल का उदय हुआ, भक्ति काल प्रारंभ हुआ। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है, ये सबसे अच्छा समय माना जाता है। कैसी परिस्थितियां थी भारत में? मुसलमानों को भारत में आए कई शताब्दियां बीत चुकी थी, वे अपने धर्म को हिंदू धर्म से ऊंचा समझते थे। कबीर ने इसी युग में धार्मिक ढोंग आडंबरों पर करारी चोट की। भारत के विविध भागों पर राजपूतों का कब्जा हो चुका था। मुसलमान शासकों में गुलाम खिलजी और तुगलक वंश शासन कर रहा था। हिंदू समाज 4 वर्णों में बटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। संत कवियों कबीर, रैदास, दादू आदि ने जन्म की अपेक्षा कर्म की प्रधानता दी। धर्म के नाम पर खूब पाखंड चल रहे थे। सब लोग युद्ध से ऊब गए थे, अब उनकी धर्म की ओर झुकाव हो गया था। भक्ति आंदोलन का सूत्रपात शंकराचार्य ने किया, उन्होंने अद्वैतवाद का प्रचार किया। तो अगर आप भक्ति काल को देखेंगे तो भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक रहा, जिसमें भक्ति काल 2 भागों में बटा हुआ था। एक था निर्गुण भक्ति काव्य धारा और दूसरी थी सगुण भक्ति काव्य धारा। निर्गुण भक्ति धारा के भी 2 भाग थे, एक ज्ञान मार्गी शाखा, दूसरी प्रेम मार्गी शाखा। और सगुण भक्ति के भी 2 भाग थे, कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा में भक्त सूरदास थे प्रमुख कवि और राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि संत तुलसीदास थे। अब जो ज्ञान मार्गी शाखा थी, जिसमें संत कबीर थे, वो ईश्वर को निराकार मानते थे, निर्गुण मानते थे और वो मानते थे कि ईश्वर का कोई रूप, रंग, आकार नहीं है। इसमें रहस्यवाद की प्रवृत्ति थी। गुरु को बहुत महत्व दिया जाता था। ढोंग और आडंबर जो समाज में व्याप्त थे, उनका विरोध किया जाता था। भाषा शैली सधुक्कड़ी भाषा थी, जिसमें ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, पंजाबी और राजस्थानी भाषाओं के शब्द प्रयोग किए जाते थे। कबीर, रैदास, मलूकदास, सहजोबाई इस काल के जो निर्गुण की प्रेम भक्ति शाखा थी, ज्ञान मार्गी शाखा थी, इसके प्रमुख कवि थे। और निर्गुण भक्ति शाखा में ही दूसरी शाखा थी प्रेम मार्गी शाखा। सूफी शब्द पवित्र भावना से बना है। इस परंपरा में सूफी फकीर एक चबूतरे पर बैठ कर काव्य रचना करते थे। इनकी रचनाएं प्रेम आख्यानों पर आधारित हैं।
मलिक मोहम्मद जायसी प्रसिद्ध सूफी कवि थे। उन्होंने पद्मावत नामक महाकाव्य की रचना की, जिसमें राजा रत्नसेन और रानी पद्मावती के अलौकिक प्रेम का वर्णन है। तो प्रेम मार्गी शाखा में ईश्वर को पति मानकर, अपनी जीवात्मा को पत्नी मानकर सूफी कवि जो थे वो ईश्वर की आराधना करते थे, अपनी रचनाएं करते थे। इसकी सूफी काव्य की प्रमुख विशेषताएं थी कि वो निर्गुण ईश्वर में विश्वास करते थे, गुरु को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते थे, गुरु की महत्ता का वर्णन हर जगह है। फिर प्रतीक विधान है कि परमात्मा को अपने पति के रूप में, आत्मा को पुरुष के रूप में दर्शाया गया है। लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की प्राप्ति, संसारिक प्रेम से ईश्वर प्रेम की प्राप्ति इनका प्रमुख उद्देश्य था। भाषा शैली में इन्होंने अवधी भाषा का प्रयोग किया, मसनवी शैली का प्रयोग किया और बहुत से अलंकारों का प्रयोग किया। अब ये तो हो गई आपकी निर्गुण भक्ति शाखा, जो दो भागों में बटी थी, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। दूसरी भक्ति आंदोलन की शाखा थी सगुण भक्ति शाखा, वो भी दो भागों में बटी हुई थी। पहला था कृष्ण भक्ति शाखा और दूसरी थी राम भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास, मीराबाई, रसखान आदि प्रमुख कवि थे और इनकी प्रमुख प्रवृत्तियां थी कृष्ण की लीलाओं का गान करना, वात्सल्य और श्रृंगार रस का वर्णन। कृष्ण, राधा कृष्ण और गोपियों के प्रेम का इन्होंने बहुत सुंदर वर्णन किया। भाषा शैली में ब्रज भाषा का प्रयोग था, मुक्तक काव्य शैली थी, अलंकारों का भरपूर इन्होंने प्रयोग किया। उसके बाद आ गई राम भक्ति शाखा, जिसमें आराध्य देव मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे और तुलसीदास इस समय के प्रतिनिधि कवि थे। उन्होंने अपने महाकाव्य रामचरितमानस की रचना में राम के सारे जीवन का वर्णन किया। केशवदास भी इस काल के प्रमुख कवि थे, तो इन्होंने राम के स्वरूप का वर्णन किया, दास्य भाव की भक्ति का वर्णन किया, स्वयं को ईश्वर का, राम का दास माना, आदर्श की स्थापना की। भगवान राम एक का चरित्र जो है एक आदर्श के रूप में स्थापित किया गया। लोक मंगल की प्रवृत्ति, सारे संसार के कल्याण की भावना जो थी इस समय के साहित्य में समाई हुई थी। भाषा शैली में अवधी और ब्रज भाषाओं का प्रयोग था, दोहा और चौपाई शैली का प्रयोग था, अलंकारों का प्रयोग भी इस समय किया गया। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि भक्ति काल जो था वो दो भागों में विभक्त हुआ। पहले सगुण भक्ति शाखा, निर्गुण भक्ति शाखा। सगुण भक्ति शाखा में कृष्ण शाखा और राम शाखा, और निर्गुण में प्रेम मार्गी शाखा और ज्ञान मार्गी शाखा। तो इस समय में बहुत से जो हमारे कवि हुए वो सारे भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए थे। उन्होंने ईश्वर की भक्ति में, ईश्वर की आराधना में ही अपना सारा समय व्यतीत किया और जितनी भी रचनाएं की उन रचनाओं में सामाजिक कर्म कांडों का, पाखंडों का विरोध किया गया और ईश्वर को सर्वोपरि मानकर उसी सत्ता में विश्वास करने का, उसी प्रभु की आराधना करने का संदेश समाज को दिया गया। तो आप देख रहे हैं हिंदी कविता के विकास में सबसे पहले आदिकाल या वीर गाथा काल आया और उसके बाद भक्ति काल आया। भक्ति काल के बाद जो तीसरा काल शुरू हुआ वह था रीति काल काव्य। संवत 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक यह इसका समय माना जाता है। रीति शब्द का विशेष अर्थ है विशेष प्रकार की काव्य रचना अथवा परिपाटी। इस काल में अधिकतर कवियों ने अलंकार, रस, छंद, नायक नायिका के भेद, ध्वनि, गुण, दोष आदि के लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत किए। इस काल का प्रमुख रस था श्रृंगार रस। रीतिवाद और रीतिबद्ध दोनों प्रकार की रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रमुखता है। अब रीति काल का प्रारंभ कैसे हुआ, उस समय क्या परिस्थितियां थीं? रीति काल के प्रारंभ का छोर जहांगीर के शासन से प्रारंभ होकर मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर तक जाता है। यह घोर विलासिता का दौर था। आपसी ईर्ष्या, द्वेष, विलासता तथा लापरवाही से भरे वातावरण में देशी राजा और सामंत चैन की बंसी बजा रहे थे। ऐसे वातावरण में कवि उनके मनोरंजन और भोग विलास की बढ़ाने वाली रचनाएं उन्हें सुना रहे थे। इनमें बिहारी, देव, मतीराम प्रमुख थे। अपने आश्रयदाताओं को पुष्ट करने वाले कवियों के अतिरिक्त एक दूसरा वर्ग भी था रीतिमुक्त काव्य धारा के कवियों का, जिनमें घनानंद प्रमुख थे। इसी युग में भूषण जैसा वीर रस का कवि भी था। वे शिवाजी के दरबार में रहकर काव्य रचना कर रहे थे।
रीतिकालीन काव्य की दो धाराएं मिलती हैं, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। रीतिबद्ध कवियों ने रीतियों, परंपराओं आदि में बंधकर रचनाएं की, जबकि रीति मुक्त कवि इनके बंधन से मुक्त थे। रीतिबद्ध प्रमुख कवि ये थे केशवदास, चिंतामणि त्रिपाठी, बिहारी लाल मतीराम, और रीति मुक्त कवि थे घनानंद और आलम। अब इस काल की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? एक तो श्रृंगारिकता। जिस राजा के दरबार में ये कवि रहते थे, उस राजा को संतुष्ट करके उसके काव्य की को उसके सामने कविताओं को बड़े श्रृंगारिक रूप से ये परोसते थे। उस समय के राजा बहुत ही भोग विलास में डूबे रहते थे, प्रजा की उन्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं थी और पूरा टाइम वो शराब, नशा, रास रंग, नाच गाना यही देखते रहते थे। और कवियों ने भी उस समय इसी तरह की रचनाएं राजाओं के सामने परोसनी शुरू कर दी थीं। अलंकारों का प्रयोग बहुत ज़्यादा इस समय किया गया। कविताओं को सुंदर बनाने के लिए उनमें तरह तरह के अलंकारों का प्रयोग किया जाता था। जो आश्रयदाता थे, जिनके दरबार में ये राजा रहते थे, उनका गुणगान करते रहते थे ये कवि। लक्षण ग्रंथों का निर्माण इस काल की एक विशेषता थी। अन्य रस की कविताएं भी श्रृंगार रस से हटकर भक्ति भावना में शांत रस का भी परिपाक हुआ, तो भूषण ने वीर रस की रचनाएं भी की। तो कुछ कविताएं इस समय में भक्ति काल या वीर रस की हुई, लेकिन अधिकतर कविताएं जो हैं इस काल में श्रृंगार रस की ही लिखी गई। भाषा शैली में ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ, मुक्तक काव्य शैली को अपनाया गया और सभी अलंकारों का सटीक प्रयोग हुआ। रीति काल के उपरांत 1850 से अब तक आधुनिक कविता का समय चल रहा है। तो अभी तक हमने 3 कालों के बारे में पढ़ा। रिवीजन करते हैं। सबसे पहला काल था आदिकाल या वीरगाथा काल, दूसरा था भक्ति काल, तीसरा था रीति काल, और रीति काल के उपरांत आधुनिक कालीन काव्य या आधुनिक कविता का प्रारंभ हुआ। आधुनिक शब्द को अपनी समग्रता में समझना होगा। इसके 2 अर्थ हैं। मध्यकालीन दृष्टि की काव्य रचना से भिन्न इसे मध्यकालीन रूढ़िवादिता और एक रसता के प्रति विद्रोह भी कहा जा सकता है। यह साहित्य दरबारी न होकर सामान्य जन जीवन से जुड़ा है, अतः आधुनिक है। तो आपने देखा वीर गाथा काल में जो भक्त थे, जो कवि थे, वो राजाओं के दरबार में रहते थे और अपने आश्रयदाताओं की वीरता की गाथाएं ही गाते रहते थे। अपनी सभी कविताएं उन्होंने अपने राजाओं की वीरता का गुणगान करते हुए लिखी। भक्ति काल में जो कवि हुए वो ईश्वर के भक्त थे, सामाजिक पाखंडों का विरोध किया और अपने आराध्य भगवान की आराधना करते हुए उन्हीं की प्रशंसा में उन्होंने भगवान से जुड़ी हुई कविताएं लिखी। रीति काल में जो कवि थे वो राजाओं के दरबार में रहते थे। राजा जो थे वो भोग विलास में डूबे हुए थे, इसलिए जितने कवि थे उन्होंने राजा को प्रसन्न करने के लिए श्रृंगार रस की कविताएं ही लिखी। लेकिन आधुनिक काल में जो कविताएं लिखी गई वो आम आदमी से जुड़ी हुई कविताएं थीं। दूसरा अर्थ है दार्शनिक, धार्मिक, सामाजिक, नैतिक, राजनीतिक, आर्थिक आदि दृष्टियों से सर्वथा भिन्न, नवीन, समसामयिक मूल्यों पर आधारित दृष्टिकोण। इस काल में केवल काव्य रचना ही नहीं हुई, गद्य रचना भी प्रारंभ हो गई। इसे गद्य काल भी कहा जाता है। इस काल की कविताओं को हम 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला है भारतेंदु युगीन कविता, दूसरा द्विवेदी युगीन, तीसरा छायावादी कविता, चौथा प्रगतिवादी कविता और 5वां प्रयोगवादी कविता। अब इन सबको हम शॉर्ट में समझते हैं बच्चों। भारतेंदु युगीन कविता, आप भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से परिचित हैं, जो जन जागरण के अग्रदूत थे। उन्होंने रीतिकालीन जो कविताएं हैं उनका त्याग किया और समाज सुधार की कविताओं को, क्योंकि राजा जो थे वो समाज की तरफ ध्यान ही नहीं देते थे, अपने भोग विलास में डूबे रहते थे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जिस युग का प्रारंभ किया, उन्होंने समाज सुधार की कविताओं को लिखने पर जोर दिया। बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन भी किया। हमारे देश में उस समय अंग्रेज आ गए थे राज करने के लिए, तो राष्ट्र प्रेम की भावना को भी जगाने की उन्होंने कोशिश की। इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियां जो थीं, देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना। दूसरा जो प्रमुख था वो था समाज में सुधार लाने की भावना। तीसरा था अपनी भाषा से प्रेम करना। कहा भी उन्होंने, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा उन्नति बिना मिटे ना ही को सूल। क्योंकि अंग्रेज़ जो थे वो अंग्रेज़ी भाषा का प्रचार प्रसार कर रहे थे
और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी मातृभाषा हिंदी की पढ़ाई लिखाई पर जोर दिया। खड़ी बोली का प्रचलन, इस पर उन्होंने कार्य किया। प्रकृति चित्रण की प्रवृत्ति पर उन्होंने ध्यान दिया। तो उन्होंने श्रृंगार की ओर से ध्यान हटाकर कवियों का ध्यान प्रकृति चित्रण की ओर लगाया। इसके बाद आ गए द्विवेदी युगीन कविता, जिसके प्रमुख अग्रणी कवि थे महावीर प्रसाद द्विवेदी और अन्य कवि थे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त आदि। अब इस काल की प्रमुख जो प्रवृत्तियां थी वो क्या थी? इन्होंने नैतिकता पर बल दिया, खड़ी बोली की प्रतिष्ठा करवाने की कोशिश की। इन्होंने कहा खड़ी बोली को पूरी प्रतिष्ठा कविता में दी जाए। तीसरा, राष्ट्रीयता की भावना का समावेश किया अपनी कविताओं में। राष्ट्र को प्रेम की भावना को इन्होंने बढ़ावा दिया। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं अभी। इसके अतिरिक्त श्रृंगार रस का इन्होंने बहिष्कार किया। इस समय अंग्रेजी और बंगला की रचनाओं का भी हिंदी में अनुवाद किया गया और प्रकृति चित्रण पर भी जोर दिया गया। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। अब आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में पढ़ा, भारतेंदु युगीन कविता। उसके बाद द्विवेदी युगीन कविता आई, जिसके प्रमुख कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। और उसके बाद छायावादी युगीन कविता का प्रारंभ हुआ। छायावादी काव्य द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मक कविता का विद्रोह था। इसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह भी कहा जा सकता है। इस काल के 4 प्रमुख कवि थे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। इन्होंने प्रकृति की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। समाज में जो भी बुरी आदतें, जो भी बुरी प्रवृत्तियां व्याप्त थीं, उनके लिए विद्रोह इनकी कविताओं में देखा गया। इन्होंने आम आदमी के जीवन में सुधार लाने का प्रयास किया अपनी कविताओं के माध्यम से और प्रकृति के साथ अपनी कविताओं को जोड़ा। तो इनकी जो प्रमुख प्रवृत्तियां थी, सौंदर्य चेतना, प्रकृति का सौंदर्य, मानवीय सौंदर्य, प्रेम भावना, वैयक्तिकता की भावना, वेदना पीड़ा की अभिव्यक्ति, ये इस काल की जो थी प्रमुख प्रवृत्तियां थीं, प्रमुख विशेषताएं थीं। इन्होंने प्रकृति का मानवीयकरण किया और इस समय जो तत्सम शब्द प्रधान खड़ी बोली थी उस भाषा को अपनाया गया। इसके बाद बच्चों, छायावादी काल के बाद प्रगतिवादी कविता का प्रारंभ हुआ। तो प्रगति का अर्थ आप समझते हैं, आगे चलना। तो ये समाजवादी धारा से प्रभावित थी, जिसमें अज्ञेय जो थे इस काल के प्रमुख कवि थे। ये आंदोलन 1935-36 में प्रारंभ हुआ था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नरेंद्र शर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, रामधारी सिंह दिनकर इस कविता के प्रमुख कवि थे। तो इस प्रमुख कविता की जो प्रगतिवादी कविता थी, इसमें शोषकों के प्रति घृणा का भाव था। जो पूंजीपति लोग थे, जो समाज के गरीब वर्ग का शोषण करते थे, उनके प्रति कविताओं में जो घृणा का भाव वो प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त जो शोषित वर्ग था, मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, मजदूर वर्ग है, उन सब के प्रति सहानुभूति इन कविताओं में दिखाई गई थी। ओ मजदूर तू सब चीज़ों का करता, तू ही सब चीज़ों से दूर, तू ही सब चीज़ों को बनाता है और फिर तू ही उन चीज़ों से दूर है। धर्म के प्रति अनास्था का भाव, इस समय धर्म के प्रति अनास्था, ईश्वर में कोई आस्था इस समय नहीं थी लोगों की, जो कवि थे उनकी। दूसरा, क्रांति का आह्वान, समाज में क्रांति लाना चाहते थे कि हम समाज के शोषित वर्ग को शोषण से मुक्ति दिलाएंगे। नारी के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण भी इस समय देखने को मिलता है। मानवतावादी दृष्टिकोण इस समय की कविताओं में दिखाई देता है। भाषा शैली इनकी सरल थी, छंद अलंकारों का कोई बंधन नहीं था, सरल भाषा का प्रयोग किया गया था जिससे आम जनता इसे समझ सके। इसके बाद प्रयोगवादी कविता का विकास हुआ। सन 1943 में अज्ञेय ने हिंदी में प्रयोगवादी कविता को जन्म दिया। उन्होंने तार सप्तक में 7 प्रयोगवादी कविताओं को रचनाएं प्रकाशित कर इसकी शुरुआत की। फिर प्रयोगवादी कविता की
कवि जो थे वो थे गजानन माधव मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। प्रयोगवादी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ थीं। अति यथार्थवादी प्रवृत्ति, इन्होंने अति यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाया, दमित काम भावना का चित्रण किया, अतिशय बौद्धिकता, विद्रोह का भाव, व्यंग की प्रवृत्ति, बात को सीधे सीधे ना कहकर व्यंग से कहना, ये सब इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ थीं या विशेषताएं थीं। इसके अतिरिक्त नूतन शिल्प विधान भी इन्होंने प्रारंभ किया। नए नए प्रयोग, नए नए उपमानों का शब्द प्रयोग किए गए, जैसे मेरे सपने ऐसे टूट गए जैसे भुजा हुआ पापड़। इसके अतिरिक्त इन्होंने कठिन भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया। निबिंडंधकार को मूर्त देने वाली एक अकिंचन निष्प्रभ अनाहूते। इसी प्रयोगवादी कविता का अगला रूप है नई कविता, जो कि इस समय चल रही है। तो बच्चों, इस तरह से आपने देखा आधुनिक काल का प्रारंभ तो छायावादी कविता से हुआ, उसके बाद भी प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, ये सब उसके रूप धीरे धीरे बदलते गए और आज वो नई कविता के रूप में हमारे बीच में है। रचनाकार छंद मुक्त होकर बहुत सारी कविताएं लिख रहे हैं, जिसकी प्रवृत्तियां हैं, विशेषताएं हैं वर्जनाओं से मुक्ति, अति बौद्धिकता, बिंब विधान, व्यंग की प्रवृत्ति, विवेक का निकष, निषाद निराशा व अवसाद का भाव और प्रतीक विधान। तो कविता की यह यात्रा आदिकाल से चलती आ रही है और आज भी उसी रूप में चल रही है, आने वाले समय में भी चलती रहेगी। तो इस तरह से इस वीडियो में आपने हिंदी काव्य साहित्य, कविता साहित्य का प्रारंभ से लेकर आज तक उसकी यात्रा को पढ़ा और समझा। वीडियो उपयोगी लगे तो इसे दूसरों के साथ अवश्य शेयर कीजिए। मेरे चैनल सबल एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए